हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आज का टॉपिक है मल्टीपल इंटीग्रल्स। अ, मल्टीपल इंटीग्रल्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोगों ने पहले जो फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं इसकी इंटीग्रेशन की, उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है? मल्टीपल इंटीग्रल बेसिकली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस या पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला। इसमें बेसिकली हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हों। यानी अगर हम मिनिमम केस देखें, तो अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है? इसकी इंटीग्रेशन, तो आपको ये पता है कि अगर एक वेरिएबल का फंक्शन हो, तो एक वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट है, तो हम उसकी इंटीग्रेशन में नॉर्मली सिंगल इंटीग्रल ही इन्वॉल्व करते हैं और उसमें सिर्फ एक्स की ही लिमिट्स आती हैं, एक्स फ्रॉम ए टू बी। लेकिन यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स में, जो सबसे मिनिमम केस एक्स और वाई, तो इसमें 2 इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होंगी। यानी कि इसमें डी एक्स डी वाई इन्वॉल्व होगा या फिर इन्वॉल्व होगा डी वाई डी एक्स। और डी एक्स इनर फॉर्म में सबसे पहले अपीयर हो रहा है, तो इसमें जो इनर इंटीग्रल है उसमें सबसे पहले एक्स की लिमिट्स इन्वॉल्व होंगी, एक्स फ्रॉम ए टू बी। और जो डी वाई है इसकी बेस पे हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स आएंगी पाई की। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस करना है कि जब भी एक फंक्शन जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए उसको उसकी उसके इंटीग्रेशन की फॉर्म में हम लिमिट्स किस तरह फाइंड करेंगे, और जो रीजन है जिसके अलोंग हम फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस रीजन को स्केचिंग उसकी कैसे करनी है हमने। तो सिंपल सा वे है, वैसे तो हम काफ़ी डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोसेस हम कैसे हमने करना है। इसके लिए ये जो रीजन है, ये इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली किसी ना किसी रीजन में हम लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो ये रीजन्स की बेस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इस बेस पे सबसे पहले तो आप ये देखें, बुक में चैप्टर 15 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं शुरू से। और इसमें ये चैप्टर 15 है मल्टीपल इंटीग्रल्स वाला। यानी मल्टीपल इंटीग्रल्स मीन्स के 2 इंटीग्रल, 3 इंटीग्रल एंड फर्दर। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डबल इंटीग्रल्स। तो डबल इंटीग्रल्स में अभी आपको मैंने बताया कि जो रीजन होगा बेसिकली उससे हमारा मेन कंसर्न होगा। अच्छा, डबल इंटीग्रल्स में जो एक रूल है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। रूल जो बड़ा ये फेबिनिस थ्योरम है, इसकी फर्स्ट फॉर्म। यानी कि अगर फंक्शन जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, इफ दिस फंक्शन इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस थ्रू आउट रेक्टेंगुलर रीजन, यानी अगर रीजन जो है वो रेक्टेंगुलर हो, यहाँ पर ये जो रीजन है, तो रेक्टेंगुलर रीजन मीन्स कि एक्स और वाई दोनों की जो लिमिट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हों। एक्स की लिमिट भी फ्रॉम ए टू बी यानी कॉन्स्टेंट्स के दरमियान है, वाई की लिमिट्स भी कॉन्स्टेंट्स के दरमियान है। इस केस में ये जो रीजन में एक्स और वाई इन्वॉल्व कर रहे हैं, डी एक्स डी वाई लिखने की या डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई लिखना है, अगर है तो उसको कंबाइनली हम लिख देते हैं डी ए। डी ए का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जब इंटीग्रेशन करते हैं, इट मीन्स कि हम अ, किसी एक, यानी कि अगर एक पूरे रीजन की इंटीग्रेशन करनी है, पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो सारे रीजन को स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी एक यूनिट, जैसे ये है, इसकी लेंथ है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, तो इसका एरिया होगा डेल्टा ए। तो इंटीग्रेशन ओवर द गिवन रीजन मीन्स कि सारे का एरिया फाइंड करना हो, तो उसमें किसी एक यूनिट का एरिया फाइंड करें और उसको विद इन गिवन लिमिट्स आप इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट से हम डी ए वाली टर्म यूज करते हैं कि दिस डी ए इज द एरिया ऑफ द यूनिट सेल, और इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन ओवर द एंटायर रीजन मीन्स के ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन इन द गिवन रेंज। अच्छा, अब इसमें रेक्टेंगुलर रीजन में आप डी एक्स अगर पहले लिखेंगे तो एक्स की वाली लिमिट्स आ जाएंगी इनर इंटीग्रल में, और डी वाई लास्ट होने का मतलब है ये जो सबसे पहला इंटीग्रल है इसमें वाई की लिमिट्स आ जाएंगी। और अगर इसी सेंस में डी वाई अगर पहले लिखते हैं तो वाई वाली जो रेंज है
जो गिवन है वो पहले इनर इंटीग्रल में आ जाएंगी, और dx लास्ट मीन्स के सबसे पहला इंटीग्रल जो है उसमें x की लिमिट्स आ जाएंगी। तो ये है फर्स्ट फॉर्म। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने है, क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह की गिवन होगी कि कैलकुलेट द गिवन फंक्शन ओवर द गिवन रीजन। रीजन जो है यहाँ पर देखें 0 से 2, यानी r की जो लिमिट्स हैं, x r रीजन में x की लिमिट्स और y की लिमिट्स दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। इट मीन्स कि ये रीजन जो है वो रेक्टेंगुलर है। तो फ्यूरियस थ्योरम की बेस पे अब dA की जगह अगर आप dx पहले लिखते हैं तो देखें सबसे इनर इंटीग्रल में x की लिमिट्स, ये जो x की लिमिट्स थी वो इनर इंटीग्रल में आ जाएंगी, और dy लास्ट होने का मतलब है सबसे पहले इंटीग्रल में y की लिमिट्स। तो इसके बाद आपने इसको वैल्यूएट करना है, तो ये जो dx है इसकी वजह से आपने इस सारे फंक्शन को x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी 1 तो कांस्टेंट है ही, 6 भी कांस्टेंट है, तो इसमें y भी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो बाकी इंटीग्रेशन के रूल्स वही हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो जब ये सारी इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा उसमें जो रूल है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस का, कि जो आपके पास यहाँ पर अगर आपने एक्स क्लास इंटीग्रेट किया है तो फाइनल आंसर में एक्स की लिमिट अपर 2 पुट करनी है और माइनस लोअर लिमिट एक्स 0 पुट करनी है। तो ये जब लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस 16 वाई आ जाएगी फॉर्म। अब आप सिंपल वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे, तो और वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करने के बाद अगेन लिमिट्स अप्लाई करें तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 4। अगेन इसी तरह इसी एरिया को फाइंड हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहले तरीके से मीन्स के डी एक्स हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पर अगर डी वाई पहले लिख देते हैं तो इनर इंटीग्रल में वाई की लिमिट्स, और डी एक्स लास्ट मीन्स के सबसे पहला इंटीग्रल जो है वो एक्स की लिमिट्स। अब आपने डी वाई मीन्स की इस सारी फॉर्म को वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, कीपिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट। तो जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद वाई की जगह अपर लिमिट 1 और माइनस वाई की लोअर लिमिट -1 पुट करें, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ 1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 आंसर आएगा इसका, और बाद में इसकी इंटीग्रेशन एक्स ऐसे करेंगे तो आंसर्स देखें, इसका भी आंसर 4 आ गया। तो आप डी एक्स ऑर्डर पर लिखें या डी वाई वाले ऑर्डर लिखें, आंसर्स दोनों केसेस में हमेशा सेम आएंगे। ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है फ्यूबिनिस थ्योरम ऑफ द फर्स्ट फॉर्म मींस के फंक्शन इज गिवन टू बी कंटीन्यूअस थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन मींस अगर ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म ना भी यूज हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स की रेंज कांस्टेंट के दरमियान है और वाई की रेंज कांस्टेंट के दरमियान है, तो ये रीजन जो है वो रेक्टेंगुलर बनेगा या स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। ठीक है जी, तो इसलिए इसकी एग्जांपल हमने कर ली। अच्छा, अब इसी की फर्दर एक फॉर्म है कि अगर हमारे पास वेरिएबल्स लिमिट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए, यानी कि फ्यूबिनिस थ्योरम की एक सेकंड फॉर्म है जिसको हम स्ट्रॉन्गर फॉर्म कहते हैं, उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर रीजन ऐसा डिफाइंड हो जो रेक्टेंगुलर ना हो, मींस एक्स की लिमिट्स या वाई की लिमिट्स में से कोई एक लिमिट कॉन्स्टेंट्स हो। नहीं, एक्स की यहाँ पर देखें स्टार्टिंग लिमिट भी कांस्टेंट है, एंडिंग लिमिट भी कांस्टेंट है, लेकिन वाई की लिमिट वेरिएबल है। वाई की स्टार्टिंग लिमिट भी वेरिएबल, एंडिंग लिमिट भी वेरिएबल, और गिवन दैट दीज टू वेरी जो फंक्शंस हैं g1 g2 ये कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट है, जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, फंक्शंस हैं, वो गिवन रीजन में कंटिन्यूस होंगे तो ही हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। तो ये बेसिक आइडिया है जो हमने पहले भी पढ़ा था इंटीग्रेशन में। अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ओवर द सम अंडर द सम कर्व, तो दैट कर्व मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक है, तो कंटिन्यूटी हम नहीं कर सकते, उसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा इस केस में ये जो डी ए का ऑर्डर आपने लिखना है, यहाँ पर वेरिएबल y की जो लिमिट्स हैं वेरिएबल हैं, इसलिए डी ए को जब आपने स्प्लिट करना है तो सबसे पहले आना चाहिए डी वाई। यानी डी वाई अगर पहले लिखेंगे इस मीन्स के इनर इंटीग्रल में वेरिएबल लिमिट्स, और लास्ट जो इंटीग्रल है, यानी सॉरी जो सबसे पहला इंटीग्रल जो है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट आनी चाहिए, ताकि इस सारे की इंटीग्रेशन का आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाए। अगर आप ये वेरिएबल लिमिट्स स्टार्ट में लिख देंगे और अंदर कांस्टेंट लिमिट्स लिख देंगे तो आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। तो हमें बेसिकली आंसर चाहिए कांस्टेंट की फॉर्म में। इसी तरह दूसरी इसकी पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये कि अगर y की लिमिट्स कांस्टेंट्स हों लेकिन x की लिमिट्स हों वेरिएबल्स के दरमियान, और यहाँ पर अगेन वही कंटिन्यूटी कंडीशन के साथ हम इस केस में डी ए की जगह हमेशा लिखेंगे स्टार्ट में डी एक्स, यानी डी एक्स डी वाई। ठीक है, सेंस वही है जो मैंने यहाँ बताई थी। अब आप इजीली इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जांपल तो सॉल्व है, हम एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो पहले ट्राई करते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो एक्सरसाइज वाला ये वाला जो सारी मेथड है ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो सिंपल फॉर्म में पहले 10 क्वेश्चंस,
इन 10 क्वेश्चंस में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे अभी कि किस तरह हम जी बेटा, इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह हमने स्केचिंग सीखनी है। स्केचिंग सीखने वाला जो प्रोसेस है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि ये इंटीग्रल की फॉर्म की बना है। इस इंटीग्रल की फॉर्म में से स्केचिंग कैसे करनी है, यानी रीजन जो है, जो ये रीजन जिस रीजन में से ये लिमिट्स बन रही हैं, वो रीजन पहले स्केच करना मेन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे आगे वाले क्वेश्चंस में स्केचिंग के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले 10 क्वेश्चंस में थोड़ा-सा आइडिया ये हमने अंडरस्टैंड करना है कि हाउ टू understand the given integral and how can we sketch the region with the given limits. उसके लिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये पहले 4 क्वेश्चंस में लिमिट्स सारी की सारी कांस्टेंट्स हैं, इसलिए इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 15.1 जी बेटा, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, जो भी डिस्कस की थी वही हैं। तो इसमें आप देखें, ये है इंटीग्रल और रिक्वायरमेंट ये है कि इसको स्केच करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है स्केचिंग का, वो ये आप याद रखिएगा कि आपने बेसिकली रीजन जो ड्रा करना है ना, उसकी बाउंड्री कर्व्स पहले आइडेंटिफाई करनी है। तो अब बाउंड्री कर्व्स आइडेंटिफाई डायरेक्टली करने की बजाय आप सबसे पहले ये देखें कि ये डी एक्स इन्वॉल्व है इनर फॉर्म में। इट मीन्स कि जो इनर इंटीग्रल है सबसे पहला वो है बेसिकली एक्स एलिमेंट्स, मीन्स के डी एक्स, और ये पहले इंटीग्रल को देखकर हम लिखेंगे कि एक्स इज फ्रॉम 0 टू पाई, और डी वाई लास्ट मीन्स कि सबसे पहला इंटीग्रल जो है वो है वाई की लिमिट्स। ठीक है जी। अब इन लिमिट्स से एक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी, ये हमारे पास एक बाउंड्री आ जाएगी। एक्स की सेकंड वैल्यू जो है वो एक्स यानी कि सेकंड बाउंड्री, वाई की स्टार्टिंग वैल्यू इज द थर्ड बाउंड्री, वाई की लास्ट वैल्यू इज द फोर्थ बाउंड्री। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे सो द बाउंड्री कर्व, सो द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई, वाई इक्वल्स पाई एंड वाई इक्वल्स टू पाई। तो जब भी स्केचिंग करनी हो तो स्टार्ट आपने करना है। उसके बाद जब ये बाउंड्री कर्व्स आप आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इन बाउंड्री कर्व्स को स्केच करना है। अब स्केच करने का वे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बेटा ये देखिएगा कि इसमें वही चीज़ें हैं जो पहले पढ़ी हुई हैं। अगर आपके पास ये प्लेन हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस मीन्स के एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपसे कोई पूछे या किसी भी लाइन की इक्वेशन को हम अगर बताना चाहें, तो बेसिकली किसी भी कर्व की इक्वेशन मीन्स कि सिमेट्री ऑफ यानी एनी सिमेट्री which is which is on all the points on that curve, यानी एक्स एक्सिस की सिमेट्री क्या है या एक्स एक्सिस की प्रॉपर्टी या खासियत क्या है कि इसमें जो भी पॉइंट चूज करेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। यानी कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर ये ओरिजिन चूज कर लें या यहाँ पर 1 चूज कर लें, 2 चूज कर लें या -1 चूज कर लें या -2, सारे पॉइंट्स में यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 0, ये ओरिजिन है 0 0, और ये है -1 0, और ये है -2 0। सारे पॉइंट्स की देखें सिमेट्री आ रही है कि इन सारों में y 0 आ रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन ही हम ये लिख देंगे y इक्वल टू 0। सेम वे में y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आप चूज करेंगे उन सब में x 0 आएगा, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन हम हमेशा चूज करते हैं x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे अब देखें x इक्वल ये अगर आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू 1 आप ड्रॉ करें, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 के ऊपर एक लाइन जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस लाइन की खासियत ये है कि इस पे आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे ना, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 आएगा। इसलिए x इक्वल टू 1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह अगर यहाँ 1 है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू 1 विल बी द लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है जी, ये है लाइन x इक्वल टू 1 और ये है लाइन y इक्वल टू 1। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी पहले भी क्लास में। जो सेशन हम शुरू में हमने डिस्कस की थी, वो व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताई थी चीज़ें। उसी सेंस में यहाँ पर जो अगर हम स्केलिंग करते हैं 1 2 3 4 की जगह स्केलिंग थोड़ी चेंज कर दें अगर हम, तो उसमें क्या होगा फ़र्क? इसमें देखें
अगर सपोज करें कि एक्स वाई प्लेन में अगर एक्स एक्सिस में 1 की जगह 1 पाई चूज कर लेते हैं, 2 की जगह 2 पाई चूज कर लें, या वाई एक्सिस के लॉन्ग 1 की जगह 1 पाई या 2 की जगह 2 पाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रीजनिंग, ये इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास अभी एक क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे अभी, इसमें x इक्वल टू 0 तो हमें पता y एक्सिस है। x इक्वल टू पाई जो है वो x इक्वल टू 1 की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। y इक्वल टू 1 या y इक्वल टू पाई एक ही बात है। y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 पाई, बेसिकली वही चीज़ें जो भी हम डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू 0 मीन्स ये है जी y एक्सिस की इक्वेशन, x इक्वल टू पाई मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू पाई, और y इक्वल टू पाई का मतलब है ये है लाइन, और y इक्वल्स टू पाई मीन्स दिस इज द लाइन। ठीक है जी। तो 4 बाउंड्री जो कर्व्स थी, अगर आप दोबारा देखें जो क्वेश्चन था x इक्वल टू 0। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, x की वैल्यूज मीन्स दीज आर दी लेफ्ट एंड राइट बाउंड्रीज, यानी जो हमने रीजन बनाना है उनमें से जो x की जो बाउंड्रीज है ना, ये हैं राइट, लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज, और y की जो वैल्यूज हैं ये हैं लोअर और अपर बाउंड्रीज। अब ये देखें, x की वैल्यू यही थी 0, इसका मतलब है ये है लेफ्ट बाउंड्री, यानी इसकी राइट साइड पे रीजन है। x इक्वल टू पाई मीन्स की ये है राइट बाउंड्री, मीन्स इसके लेफ्ट पे रीजन है। y इक्वल टू पाई मीन्स लोअर बाउंड्री, मीन्स इसके ऊपर रीजन है। और y इक्वल्स टू पाई मीन्स अपर बाउंड्री, मीन्स इसके नीचे रीजन है। तो सारों की इंटरसेक्शन से ये कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना जरूरी होता है। तो इसके लिए ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स के दरमियान वाला जो रीजन है ये है जी रिक्वायर्ड रीजन, जो हमें कहा जा रहा था स्केच करें। ठीक है बेटा, इसी बेस पे हमने ये क्वेश्चन यहाँ स्केच किया कि x इक्वल टू 0 ये वाली बाउंड्री, x इक्वल टू पाई दिस इज द बाउंड्री, y इक्वल टू पाई लोअर बाउंड्री एंड y इक्वल टू 2 पाई अपर बाउंड्री। तो ये इनके दरमियान रीजन सारा बन गया, रीजन आर। उसके बाद नेक्स्ट अब आपने लाजमी ये करना है कि ये पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स लाजमी फाइंड करना है। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना आसान है, यानी कि पॉइंट जो है वो दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है ना। जैसे ये देखें, ये वाला पॉइंट ये है x इक्वल टू पाई और y इक्वल टू पाई से बन रहा है, यानी x की वैल्यू पाई, यानी इसका कोई भी पॉइंट यूज करेंगे इसमें x कोऑर्डिनेट पाई होगा, और इसका कोई भी पॉइंट यूज करेंगे इसका y कोऑर्डिनेट पाई होगा। क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों की वैल्यूज होंगी पाई और पाई। तो सेम सेंस में पाई 2 पाई, ये y एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 पाई, ये है y एक्सिस के ऊपर तो इसका कोऑर्डिनेट है 0 2 पाई। उसके बाद स्केचिंग है के बाद हमें रिक्वायरमेंट नेक्स्ट जो है वो एवेल्युएशन है। तो एवेल्युएशन वो जो गिवन थी फॉर्म इंटीग्रल की, उसको आप पकड़ें इस तरह, इसको एज इट इज लिखें। dx मीन्स कि इन दोनों को अपने x के लाइन से इंटीग्रेट करना है। साइन x की तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं, कोसाइन y, इसमें x नहीं है इसलिए कोसाइन y जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, नहीं कोसाइन y को आप बाहर शिफ्ट कर देंगे तो 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन। तो बाकी वही वर्किंग जो इंटीग्रेशन वाली है वो करके ही खत्म हो जाएगी फॉर्म। ठीक है बेटा, अब ये एक्सरसाइज में देखें, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में मैंने बताया कि फर्स्ट 4 में से मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया और बाकी क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं। अब आप देखें 5 और 6, इन दोनों में से, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। ये है जी 0 से पाई और 0 से साइन एक्स और y इंटू डी वाई डी एक्स। तो अगेन स्केचिंग रिक्वायर्ड है। तो डी वाई इनर फॉर्म में है मौजूद, तो इसका मतलब है सबसे पहले जो लिमिट्स हैं वो y की हैं और लास्ट में x लिमिट्स। तो बाउंड्री कर्व सब फाइंड करेंगे। एक है बाउंड्री कर्व y को टू 0 यहाँ से, एक है y इक्वल टू साइन एक्स, एक है x इक्वल टू 0 और एक है x इक्वल टू पाई। तो ये चारों बाउंड्री कर्व्स में से ये जो बाउंड्री कर्व है ये हमें पता है x एक्सिस है, ये वाली बाउंड्री कर्व है y एक्सिस, और ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। सिर्फ ये वाली जो कर्व है ये साइन x, ये थोड़ी चेंज है। इसके लिए भी हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में पढ़ लिया था साइन का ग्राफ या कोसाइन का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ और कोसाइन एक्स का ग्राफ, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ यानी इसका जो है वो ऊपर 1 तक जाता है और मिनिमम ग्राफ इसका -1 तक जाता है। सेम वे में कोसाइन में भी ग्राफ मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। ठीक है, साइन 0 पे 0 होता है ना, यानी अगर आप सपोज करें कि ये हम चूज करते हैं 1 पाई, तो ये होगा पाई बाई 2। तो साइन 0 पे 0, पाई बाई 2 पे 1 और पाई पे पाई पे 0। अगेन यहाँ अगर 2 पाई है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाई 2।
तो 3 पे हमें पता है इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का ग्राफ की फॉर्म बन रही होती है। सेम वे में इस तरह की ग्राफ की फॉर्म बन रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ। कोसाइन की वैल्यू 0 पे होती है 1, यानी कोसाइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर अगर है सपोज करें कि 1 पाई और तो यहाँ पर है 2 पाई बाय 2 यहाँ पर, तो cos पाई बाय 2 होता है 0, यानी कि 1 0 -1 और सेम इसी तरह यहाँ ग्राफ। बस ये कोसाइन में और साइन में ये डिफरेंस है कि y एक्सिस के ऊपर साइन जो है वो 0 पे 0, कोसाइन y एक्सिस के ऊपर 1 से क्रॉस करेगा। तो ये साइन का जो नेचर है कि 0 और पाई के दरमियान इस तरह की नेचर जो है वो बस आप ड्रॉ कर लें और उनमें से देखेंगे कि बाकी कर्व्स ड्रॉ करने के बाद रिलेशन कौन सा बनता है। अगर आप देखें इस पे, अगर हम जो बड़ा ये जो कर्व्स गिवन उनको अगर आप ड्रॉ करें y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि साइन का ग्राफ तो हमने भी ड्रॉ किया, पाई ऑनवर्ड आएगा और x इक्वल टू 0 एक लेफ्ट बाउंड्री और x इक्वल टू पाई, यानी ये पाई वाली फॉर्म थी ना, x इक्वल टू पाई सेकेंड बाउंड्री, सॉरी राइट बाउंड्री, y इक्वल टू 0 लोअर बाउंड्री एंड y इक्वल टू साइन अपर बाउंड्री। इन सारों की इंटरसेक्शन से ये है जी रीजन जो रिक्वायर्ड रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इस बेस पे ये हमारे पास जो कर्व की फॉर्म बनेगी वही वाली बनेगी, यानी कि साइन का ग्राफ आप सारा ड्रॉ करें, ठीक है, और फिर x इक्वल टू 0 लेफ्ट बाउंड्री, x इक्वल टू पाई राइट बाउंड्री, y इक्वल टू 0 लोअर और y इक्वल टू साइन अपर। उसके बाद इवेल्युएशन भी आसान सी है, y है dy के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर ओवर 2 और ये 2 बाहर बेशक आप शिफ्ट कर लें, तो y की जगह पहले साइन, यानी साइन का स्क्वायर माइनस y की जगह 0। ठीक है जी, इसकी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर जब इन्वॉल्व होता है, यानी पावर अगर इवन हो तो हम हमेशा हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका हाफ एंगल फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इसी तरह बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 4 भी हो गए, 5 और 6 एक जैसे हैं, 6 हो गया, 7 और 8 एक जैसे हैं, इसमें से मैं आई थिंक 8 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। 8 क्वेश्चन देखें, अगेन dx इनर फॉर्म में सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहा है, तो x की लिमिट्स हैं y से y स्क्वायर और y की लिमिट्स हैं 1 से 2। ठीक है जी, और y की और x यानी सबसे पहली जो बाउंड्री है x इक्वल टू y और x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये बाउंड्री आ गई, y इक्वल टू 1 और y इक्वल्स 2। अब आप देखें y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 ड्रॉ करना आसान है, इन दोनों कर्व्स में वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, x इक्वल टू y और x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अच्छा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ये मैं पहले भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। x इक्वल टू वाई स्क्वायर को ड्रॉ करना ना, तो इसको ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा रिमाइंड करें, मैंने आपको 2 पैराबोलास की फॉर्म्स बताई थी, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जनरली इसकी इक्वेशन होती है y माइनस के स्क्वायर और 4a इंटू एक्स माइनस एच। मीन्स के पहले तो आइडेंटिफाई आपने ये करना है कि ये इक्वेशन है किस कर्व की। अगर किसी भी एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और सच डैट के एक वेरिएबल की पावर हो 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर हो 2, तो ये हमेशा होता है पैराबोला। तो पैराबोला को स्केच करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका वर्टेक्स फाइंड करना ज़रूरी है, यानी कि ये जनरल फॉर्म है, इसमें से x में से जो टर्म माइनस हो रही है ना वो है h और y में से जो टर्म माइनस हो रही है ये है k। ठीक है जी, तो जब भी पैराबोला ड्रॉ करना हो, सपोज करें ये है पॉइंट आपके पास h और k, तो ये वर्टेक्स से अगर y का स्क्वायर हो तो वर्टेक्स से हमेशा हम राइट मूव करते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो जनरल फॉर्म आपने पढ़ी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाली फॉर्म है, इसमें से y में से 0 माइनस हो रहा है ना और x में से 0 माइनस हो रहा है, इसका मतलब है इसका वर्टेक्स है ओरिजिन, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन। तो जब y का स्क्वायर हो और x की पावर 1 हो, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप याद रखें कि x की वैल्यू 1 का मतलब है x की एक वैल्यू, y का स्क्वायर मीन्स कि y की 2 वैल्यूज, इट मीन्स कि ये राइट साइड पे ओपन होगा, इसने अंडरस्टैंड कर लें।
ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वाली टर्म हो तो ये राइट साइड में मूव होगा। अगर यहाँ नेगेटिव हो, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो, इसका मतलब है इस ओरिजिन से आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कि पैराबोला अगर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इसका वर्टेक्स क्या है और ये मूव कहाँ करेगा। यानी वाई का स्केयर अगर है पॉजिटिव में तो ये राइट साइड पे मूव, अगर वाई का स्केयर है नेगेटिव में तो ये लेफ्ट साइड पे मूव वर्टेक्स है। तो इसी सेंस में आपके पास दूसरी फॉर्म भी है। दूसरी फॉर्म जो है उसके लिए मैं आपको अभी एक मिनट होल्ड करेगा। जी, इसमें अब दूसरी जो फॉर्म है, इसमें दूसरी फॉर्म जो है जैसे एक्स का स्क्वायर और इक्वल टू 4ay। अच्छा, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, खाली एक्स का स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस जीरो, और वाई का स्क्वायर वाई खाली का मतलब है वाई माइनस जीरो, यानी इसका इसका भी वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है। और वाई की पावर वन एक यानी वन है, और एक्स की पावर दो, एक्स की पावर टू का मतलब है एक वाई के करस्पॉन्डिंग दो वाई, दो एक्स, मीन्स कि अपवर्ड मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर इसी तरह नेगेटिव आ रहा हो तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। बेसिकली हमें ए या फोर से अभी कंसर्न नहीं है, हमें मेन कंसर्न है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और ये मूव कहाँ कर रहा है। हमने एग्जैक्टली हर पॉइंट यानी जो इसकी स्केचिंग है उसको एग्जैक्ट स्केचिंग हमें अभी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। हमें सिर्फ रफ स्केच करके हमें इंडिकेशन के लिए लिमिट फाइंड करनी है। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से ना ये बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने वर्किंग की है वो इसी सेंस में की है। अच्छा, एक्स इक्वल टू वाई को आपको पता है कि बेसिकली एक लाइन है जो मिड में से पास करी होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के मिड में से पास करने वाली लाइन। ठीक है जी, ये है एक्स इक्वल टू वाई, और ये है कर्व जो भी हम मैंने आपको बताई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे तो ये पॉइंट फाइंड करना जरूरी है, ये पॉइंट आप लाजमी फाइंड करेगा। तो पॉइंट ए बेसिकली इन दो कर्व्स की इंटरसेक्शन है, तो दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वन वन पॉइंट। ये पॉइंट है वन वन। यहाँ पर मैंने एक लाइन लगानी थी, ये जो y इक्वल टू वन है ना, ये है यहाँ पर लाइन आप ड्रॉ करनी है, यानी ये वन वन, यानी y एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पर एक लाइन। ठीक है जी, और y इक्वल्स टू मीन्स के ये y इक्वल्स टू लाइन है। तो विच x की, अभी मैंने पहले बताया था आपको सॉरी, x की वैल्यूज होती हैं लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज। देखें, x की x इक्वल टू y है लेफ्ट बाउंड्री। ठीक है जी, और x इक्वल टू वाई स्केयर जो है यहाँ तक आ रहा है जो, ये है राइट बाउंड्री, यानी लेफ्ट और राइट बाउंड्री। और y इक्वल टू वन जो यहाँ पर लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की, यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा, y इक्वल टू वन इज द लोअर बाउंड्री और y इक्वल्स टू मीन्स अपर बाउंड्री। तो सारों की इंटरसेक्शन से ये रीजन बनेगा R। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट्स फाइंड करना जरूरी है, ये पॉइंट्स फाइंड करना जरूरी है। अच्छा, बाकी नेक्स्ट है वही वैल्यूएशन वाला है, वो अब आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आसान सा है। बाकी ये क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के फर्स्ट 10, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि हाउ टू स्केच यानी एनी डबल इंटेग्रल विद गिवन लिमिट्स और एवेल्युएशन। अब अगर फर्दर आप देखें तो क्वेश्चन 11 से 16 तक इनमें वर्डिंग की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है और इंटेग्रल या लिमिट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। तो इसमें हमें हमें ये देखना है कि स्केचिंग कैसी करनी है और लिमिट्स किस तरह फाइंड करनी है। मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ वैसे राइट किया हुआ है, इंटीग्रेट एफ ओवर द गिवन रीजन, यानी कि दिस इज द फंक्शन और रीजन जो है वो डिफाइन है यहाँ पर कि ऐसा रीजन जिसकी बाउंड्री कर्व से गिवन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू टू एक्स, x इक्वल टू वन, अरे x इक्वल टू टू। इस इन जो चार इक्वेशंस हैं इनको हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं जी बेटा। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल्स टू एक्स और x, बाकी जो कर्व्स हैं वो मैं भी देख लेता हूँ, x इक्वल टू वन और x इक्वल्स टू, x इक्वल्स वन और x इक्वल्स टू। जी, ये अंडरस्टैंड करते हैं हम, रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर रहे, इसलिए रफ आइडिया ही बस आपको मैं बता रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स अभी मैंने ड्रॉ किया, अभी बताया आपको कि दिस इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि लाइन ऐसी जिसमें x और y सेम हो। और दूसरी जो लाइन है वो है y इक्वल्स टू एक्स, यानी यहाँ पर x का ऑप्शन वन से ग्रेटर है, तो ये चूंकि लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो दूसरी y इक्वल टू टू एक्स जो है वो इस लाइन से कहीं ऊपर होगी लाइन, यानी अंदाजन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, होगी ओरिजिन से ही पास करेगी, क्योंकि आपको शायद याद हो
कि y इक्वल टू x यानी एम एक्स प्लस सी। अगर सी ना हो इसका मतलब है सी जीरो मीन्स कि ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। बाकी एक्स का कॉफिशिएंट अगर 1 है या 2 है या 3 है, उस हिसाब से लाइन मिड से या थोड़ी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रही होगी। अगर यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 1 से छोटा होता तो ये लाइन यहाँ पर मूव कर रही होती। ठीक है, ये आप अंदाजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बाकी नेक्स्ट जो स्टेप है वो है 1 और 2, यानी ये x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ करेंगे और x इक्वल्स 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि देखें, अभी मैंने बताया था कि x इक्वल टू 1 इज द लेफ्ट बाउंड्री और x इक्वल्स 2 इज द राइट बाउंड्री और y इक्वल टू x इज द लोअर बाउंड्री, y इक्वल्स टू x इज द अपर बाउंड्री। तो सारों की इंटरसेक्शन से 4 पॉइंट्स आएंगे। ये a पॉइंट सपोज कर लें, ये b पॉइंट सपोज कर लें, ये c और ये d। तो बेटा ये है जी चारों की इंटरसेक्शन से जो बनने वाला रीजन वो है ये रीजन। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि पॉइंट फाइंड करना है। ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स हमें फाइंड लाजमी करना है। अब वो पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, जैसे पॉइंट ए जो है वो इन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है। एक है लाइन y इक्वल टू एक्स, एक है x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये पॉइंट ए आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट सी भी फाइंड कर सकते हैं, डी भी और सी भी। तो यहाँ पर ये मैंने वर्किंग थोड़ी सी की थी। जब सारे हम स्केच कर लेंगे, ये बी और डी यहाँ ड्रा करने में प्रॉब्लम हुई थी कि बी और डी एक सेम लेवल पे होंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया ना, ये बी और सी, यहाँ ऐसा मैंने पॉइंट चेंज कर दिया यहाँ पर। ये बी और डी कैसे क्यों होंगे वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब आप नेक्स्ट ये देखें, ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, ये डी। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ हेडिंग लिख ली कि नाउ फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस। यानी कि पॉइंट ए जो है ये इन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है। इन दो कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, यानी कि x की वैल्यू 1 गिवन है फिक्स, y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y भी 1 आ जाएगा, इसलिए पॉइंट ये आ जाएगा 1 1। पॉइंट बी जो है इन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो x की वैल्यू फिक्स है, तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, तो ये आपको पॉइंट बी आ जाएगा 2 2। सी जो है x2 और y इक्वल टू 2x से बन रहा है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे y में, तो y की वैल्यू 4, तो पॉइंट सी आ गया और डी आ गया। तो ये अभी हमने पॉइंट फाइंड किया ना, ए और बी, इन दोनों में ए और बी की हाइट सेम है, वाई की वैल्यू सेम है। वाई ए की वैल्यू 1 वाई की, और बी की वैल्यू सॉरी सी की, ए और सी के लेवल से डी, अच्छा सॉरी डी, हाँ, ए और डी का लेवल बराबर है। ए और डी क्या बन गया, पॉइंट ए जो है 1 1 और पॉइंट बी जो है वो 2 2 और पॉइंट अच्छा सॉरी डी और बी की मैं बात कर रहा था। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है ना 1 1, पॉइंट बी की कोऑर्डिनेट्स में वाई कोऑर्डिनेट 2 है और डी की कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसलिए डी और बी एक लेवल पे होंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये पॉइंट फाइंड करने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में डी ए की जगह अब हम ऑर्डर को चूज करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम ऑर्डर चूज करते हैं डी वाई, यानी कि डी ए का मतलब है या तो डी एक्स डी वाई है या डी वाई डी एक्स है, इनमें से कोई एक ऑर्डर आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ चूज कर लेते हैं डी वाई डी एक्स। जी बेटा, अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। हेयर फॉर वाई लिमिट्स, यहाँ डी वाई हमें पहले लिखा है तो इसलिए इसका मतलब है हमने ये वाई की लिमिट्स फाइंड करनी है। फॉर वाई लिमिट्स डी यानी कि दैट इज डी वाई अपीयर्स फर्स्ट, सो वी फर्स्ट फाइंड वाई लिमिट्स। फॉर दिस ड्रॉ अ लाइन थ्रू द रीजन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जी बेटा, अब आप ये अंडरस्टैंड करिएगा। मैंने अभी ड्रॉ स्किप हो गया मेरे से, चलें कोई नहीं, वो मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, 2 मिनट लगने। मैंने अभी ड्रॉ लाइन की थी, एक लाइन y इक्वल टू एक्स और एक लाइन y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1 और x इक्वल्स 2। तो ये रीजन मैंने ड्रॉ कर लिया था जी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सभी पॉइंट्स फाइंड करना है, जिसको यहाँ पर हमने ए का नाम दिया था, ये शायद पॉइंट
बी का नाम मैंने दे दिया सबक में, ये डी और ये सी, जैसे भी होम पॉइंट्स आप नहीं फाइंड करना है। अच्छा बेटा, अब ये देखें कि डी वाई चूज़ किया था मैंने ऑर्डर, यानी डी ए की जगह मैंने चूज़ किया है डी वाई और डी एक्स। तो डी वाई चूँकि पहले इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इस पूरे रीजन में वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ करनी है वाई की लिमिट्स फाइंड करने के लिए। जब आप y की लिमिट्स y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बॉटम साइड से ये लाइन, यानी ये जो लाइन है, ये बॉटम साइड से इस रीजन में एंटर हो रही है थ्रू द कर्व, ये वाली कर्व y इक्वल टू x, यानी यहाँ पे कर्व कोई भी हो सकती है। जिस कर्व से एंटर हो रही है उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो y की वैल्यू होगी स्टार्टिंग लिमिट। ठीक है जी। और ये लाइन इस रीजन को जिस कर्व से एंटर हो कर रही है, लीव कर रही है, वो उस कर्व की इक्वेशन जो भी हो, ये मैं वर्डिंग एम्फसाइज कर रहा हूँ, इस कर्व की इक्वेशन जो भी हो उसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होगी एंडिंग लिमिट y की। ठीक है जी, यही मैंने सब यहाँ पर किया। ये देखिएगा, फॉर the y value, so for this draw a line through the region parallel to y axis, the y value from the curve, यानी कर्व, उस कर्व से y की वैल्यू फाइंड करें फ्रॉम वेयर, जहां से ये लाइन रीजन में एंटर हो रही है, एंटर्स द रीजन। ठीक है जी, दैट वैल्यू y इज द लोअर लिमिट ऑफ y, यानी कि अभी मैंने बताया आपको कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें ये रीजन में, तो ये जिस कर्व से, यहाँ पर जो कर्व है वो y इक्वल टू x है ना, जिस कर्व से लाइन रीजन में एंटर हो रही हो उस कर्व की इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करें, दिस इज द लोअर लिमिट। और जिस कर्व से ये एग्जिट कर रही हो रीजन को, उस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करें, वो होगी अपर लिमिट। ठीक है, ये वाली अपर लिमिट। तो यहाँ से y की लोअर लिमिट आ गई हमारे पास x, और अपर लिमिट आ गई 2x। ठीक है जी। उसके बाद जो x की लिमिट के लिए वर्डिंग लिखी हुई है वो देखें, x की लिमिट के लिए। अच्छा, ये वर्डिंग मैंने स्किप कर दी है, मैंने चूंकि डायग्राम से बता दी थी। द y value from the curve from where line enters the region is the lower limit. Similarly, y value from the curve from where line leaves the region is the upper limit. तो x लिमिट्स के लिए, अच्छा x लिमिट्स के लिए याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये पहले डायग्राम में आप देख लें। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक, पॉइंट ए से लेकर डी तक। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज में, ये हॉरिजॉन्टल रेंज में लाइन लेफ्ट से राइट कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। लेफ्ट साइड मीन्स पॉइंट ए और राइट साइड मीन्स पॉइंट बी। तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था 1 और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट था 2। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो है 1 से 2 तक। तो यही मैंने वर्डिंग यहाँ लिखी हुई है। The horizontal range in which line can slide from left to right gives the x values, yeah, x limits. Here, line can slide horizontally from line AD where x is 1, यानी A और D दोनों में x coordinate 1 है, इसलिए वहाँ पर x वैल्यू 1 होगी starting limit, और to the line BC where x equal to 2, यानी कि जहाँ पर अभी B और C दोनों में x की वैल्यू है 2 है, इसका मतलब है ये है राइट लिमिट, अपर लिमिट x की। तो दीज आर द x लिमिट्स, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिमिट्स 1 और 2 पुट कर दी। तो अब ये लिमिट्स आ गई हैं और ये फर्दर हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इसी तरह देखें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, ये 11th मैंने करवा दी है, 12th और 14 बहुत आसान है, स्क्वायर वाले जो सबसे पहले एग्जांपल कीजिए ना, सेम उस तरह का क्वेश्चन है 12 और 14। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें, 13th में और 11th में क्या डिफरेंस है। 13th में ना, ये फंक्शन तो जिसको आपने इंटीग्रेट करना है वो उसके लिए जो रीजन है वो मेंशन है पॉइंट्स के फॉर्म में, यानी कि बाउंड्री का उसने गिवन लिखा हुआ है ओवर अ ट्रायंगुलर रीजन विद वर्टिसेस 0 0 1 0 एंड 0 1। तो ये देखें, फर्स्ट वी स्केच द रीजन, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो 0 0 1 0 और 0 1 इनको मैंने नाम दे दिया रीजन ओ, ए और बी। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब रीजन तो बन गया हमारे पास, लेकिन बाउंड्री कर्व्स की इक्वेशंस नहीं है। तो बाउंड्री कर्व की इक्वेशंस हमें लिखनी है। ये जो लाइन ओ ए है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इन लाइन के सारे पॉइंट्स में एक खासियत है कि इसमें वाई जीरो है, इसलिए इसकी इक्वेशन भी वाई इक्वल टू जीरो ही होगी। इसी तरह लाइन जो ओ बी है, इसमें भी ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन ये जो लाइन है ना ए और बी, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है
boundary curves of the region are line OA, its equation is y equal to 0. Line OB, यानी कि वो अभी मैंने बताया OB इसकी इक्वेशन है x equal to 0. And the line AB where whose equation can be obtained by this formula. ये formula हमें याद है. This formula is for the line which is passing through the 2 points. In 2-point formula for the line. तो ये A जो है उसकी कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 चूज कर लें, B जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 चूज कर लें, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. इसका मतलब है उस लाइन की इक्वेशन है, इस पूरी लाइन की इक्वेशन है x plus y equal to 1. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई स्केचिंग कंप्लीट होगी. अब एवेल्युएशन करेंगे. अब एवेल्युएशन के लिए डी ए की जगह अगर सपोज करें हम डी एक्स चूज कर लेते हैं पहले. अगर डी एक्स चूज करेंगे, डी एक्स इसका मतलब है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि रीजन में से आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से ये जो लाइन है रीजन में जिस कर्व से एंटर हो उस कर्व की इक्वेशन में से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. दैट विल बी दी स्टार्टिंग लिमिट. और ये राइट साइड से जिस कर्व से एंटर लीव कर रही है रीजन को, यानी इस कर्व से लीव कर रही है ना रीजन को, इस कर्व की इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू वो आएगी 1 माइनस वाई. एक्स की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 1 माइनस वाई. ठीक है जी, पहले हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी ना, क्योंकि हमने पहले चूज किया था यहाँ पर डी वाई. अब यहाँ पर हमने चूज किया है डी एक्स, तो हमने एक्स की लिमिट फाइंड करनी है वेरिएबल की फॉर्म में. यानी एक्स की लिमिट्स का मतलब है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द रीजन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है एक्स की वैल्यूज लेफ्ट और राइट पे. यानी लेफ्ट साइड से जिस कर्व से एंटर हो रही है उस कर्व की इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू, और जिस कर्व से ये एग्जिट कर रही है राइट साइड से उस कर्व की इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू. दीस आर दी एक्स लिमिट्स. तो ये आ जाएंगे 0 से लेकर 1 वाई माइनस 1 1 माइनस वाई तक. अब आप देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप बेशक यहाँ ड्रॉ करें या कहीं पे भी ड्रॉ करें, आप कहीं पे भी ड्रॉ करें, सारी लाइंस की एक खासियत है कि एंटरिंग कर्व सेम है, ये वाली ओ बी लाइन. ठीक है, और एग्जिट कर्व भी सेम है. इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप नीचे से ऊपर कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं. नीचे लाइन ओ ए के लेवल जहाँ पर एक्स वैल्यू है वाई की वैल्यू है 0, और अप टू पॉइंट बी जिसमें वाई की वैल्यू है 1. इसका मतलब है वाई की जो रेंज है यहाँ पर 0 से 1 तक है, इसलिए वाई की रेंज हम यहाँ लिखेंगे 0 से 1 तक. ये अब आपकी लिमिट्स आ गई, बाकी वैल्यूएशन और ये कंप्लीट हो गया. ठीक है फिर. अच्छा, अब ये आप 16 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इसमें से जो क्वेश्चन है ना, ये जो 15 और 16 इनमें और 14 तक जो क्वेश्चन है इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ डिफरेंस है वेरिएबल्स का. आप लोग आती हैं एक्स और वाई वेरिएबल्स को यूज़ करने के, तो यहाँ पर वेरिएबल बस चेंज है. यानी यहाँ जहाँ पर आप एक्स एक्सेस चूज़ कर रहे हैं वहाँ उसकी जगह यहाँ यूज़ चूज़ करेंगे, और जहाँ पर आप वाई चूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप यहाँ पर बी चूज़ करेंगे. सॉरी, ठीक है. इसी तरह एस एस की जगह आप एक्स और टी की जगह वाई. तो बाकी सिर्फ वेरिएबल की चेंजिंग है और कोई नहीं है. बाकी कॉन्सेप्ट हैं वही है जो हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, अब ये 17 से 20 फिलहाल आप 16 तक पहले कर लें, उसके बाद हम 17 से 20 तक देखेंगे. और उसके बाद जो है रिवर्सिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन बस कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा क्लियर. ओके, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है स्केचिंग और लिमिट्स फाइंड करना. जैसे आप ये क्वेश्चन देखें, इस तरह की फॉर्म गिवन है कि आप ऑर्डर इसका रिवर्स करें. तो सबसे पहले ऑर्डर रिवर्स करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो स्केचिंग है. वह यहाँ पर गिवन भी है. स्केचिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया पहले 10 क्वेश्चंस में. डी वाई मीन्स के वाई की लिमिट्स, एक्स की लिमिट्स, बाउंड्री कर्व्स, और बाउंड्री कर्व्स के साथ वाई. अच्छा, यहाँ पर बाउंड्री कर्व है वाई इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट लाइन है, यानी कांस्टेंट है ना 2. एक्स इक्वल टू 0 भी ड्रॉ करना हमें आता है, एक्स इक्वल टू 1 भी ड्रॉ करना आता है. ये जो कर्व है इसके मुताबिक आप देख लें, पहले भी मैंने डिस्कस किया था. अच्छा, आपको पता है कि x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस दिस इज द लाइन. x इक्वल टू 1 मींस के ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. x इक्वल टू 1 मींस ये वाला. x इक्वल टू 1 मींस के दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस. अच्छा, इस इक्वेशन में सिर्फ x है, इसका मतलब है ये वाली लाइन सिर्फ x एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस इक्वेशन में y मौजूद नहीं है. y इक्वल्स टू कांस्टेंट में x मौजूद नहीं है, मींस कि ये y इक्वल्स टू 2 मींस कि ये लाइन है जी, जो कि सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी सिर्फ y एक्सिस को कट करती हुई आगे जाएगी. ठीक है, इस इक्वेशन में x था, तो इसलिए ये सिर्फ x एक्सिस को कट करती हुई आगे जा रही होती है. लेकिन अगर किसी इक्वेशन में x और y दोनों हों, देखें
अगर x और y दोनों हों, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स 2, ठीक है, तो ये x एक्सिस पे भी मीट करेगी और y एक्सिस पे भी मीट करेगी। यानी x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है ना, अगर y को 0 पुट कर देंगे तो x एक्सिस के ऊपर ये यहाँ से पास कर रही है ये लाइन, और y एक्सिस के ऊपर चूंकि x 0 होता है, अगर आप x 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 2 मीन्स कि ये 0 2। इन दो पॉइंट्स को फाइंड करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये पॉइंट इस तरह ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों, इट मीन्स कि दोनों वेरिएबल्स होने की वजह से ये एक्स और वाई दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई आगे जाएगी। तो इस तरह की लाइन को स्केच करने के लिए सिर्फ आप इंटरसेप्ट फाइंड करके उनको ज्वाइन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं। सेम कंसेप्ट के साथ आपके पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स 4 माइनस 2x, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन में, इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स है ना, इसका मतलब है x एक्सिस भी है y एक्सिस भी है, ये x एक्सिस पे भी कहीं ना कहीं मीट करेगी। x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y 0 पुट करें यहाँ पर, तो फिर 4 माइनस 2x इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू 2, ये 2 आ गई, यानी कि यहाँ से ये लाइन पास कर रही है। और y एक्सिस भी है इसमें, इसका मतलब है y एक्सिस के ऊपर चूंकि x 0 होता है, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, यानी ये 4। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब है ये है जी लाइन, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह, होपफुली। तो इसी सेंस में मैंने ये स्केचिंग की थी कि यानी कि ये लाइन y इक्वल्स 4 माइनस 2x और y इक्वल्स 2, जो ऊपर कर्व्स गिवन है ना, y इक्वल्स 2 और y इक्वल टू 4 माइनस 2x, यानी y इक्वल टू 4 माइनस 2x और y इक्वल्स 2 ये ड्रॉ कर दी। और उसके बाद x की वैल्यू 0 और 1, x की वैल्यू 0 मीन्स के y एक्सिस और x इक्वल टू 1, तो ये चारों की इंटरसेक्शन से ये रीजन बन रहा है। और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं ये फाइंड करना जरूरी है। पॉइंट ए जो है ये इन दो कर्व्स के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x वैल्यू 1 और यहाँ पर y वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 2। अब जो मेन काम है वो है, जब ये इंटरसेक्शन ये आप स्केचिंग कर लें और पॉइंट्स ऑफ कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लें, तो उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि sketch the region and write an equivalent double integral with the order of integration reverse, यानी यहाँ पर order of integration था dy dx, अब हमने इसको रिवर्स करना है, तो अब हमने रिवर्स करने के बाद ये dx पर लिखना है। अगर आपने dx लिखा है ना, इसका मतलब है आपने x की लिमिट फाइंड करने के लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर dx होने की वजह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इस रीजन में एंटर हो रही है थ्रू दिस कर्व, यानी x इक्वल टू 0, और एग्जिट कर रही है इस कर्व से। इस कर्व की इक्वेशन में से x की वैल्यू ये हमने फाइंड की। इसका मतलब है x की स्टार्टिंग लिमिट है 0 और एंडिंग लिमिट है 4 माइनस वाई ओवर 2, तो यहाँ से ये 0 और 4 माइनस वाई ओवर 2, तो यही रीजन मैंने यहाँ लिखी है। Here dx appears first, so we draw horizontal line through the region R. It enters the region through y-axis, means x equal to 0. This is the starting limit, and exits through the line, this line. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो this is the ending limit. So these are the x limits, 0 से लेकर 4 minus 2 y over 2. अब y limits, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप मिनिमम पॉइंट ए से लेकर मैक्सिमम इस पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 2 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 4, इसका मतलब है y की रेंज आएगी वो आएगी 2 से 4 तक। तो देखें वही कंसेप्ट है जो पहले हमने पढ़ा था। तो जब भी और क्वेश्चंस आए जिसमें हमने इस तरह की स्टेटमेंट गिवन हो कि स्केच करें और इक्विवेलेंट एक इंटीग्रल फाइंड करें जिसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स हो, तो ये सारे क्वेश्चन उसी सेंस में है। ये सारे क्वेश्चंस यानी कि 21 से लेकर 40 तक, हाँ जी 40 तक ऐसी है। तो ये अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं, होपफुली इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह एक और लेक्चर जो है वो मैं इसी बेस पे इसको भी डिस्कस कर दूंगा आपको, ये जो टॉपिक है, और बाकी फर्दर 15.2 वो भी सेम ऐसी है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे बाद में। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।